वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 349 है। ये टेस्ट सीरीज़ यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 349 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। उसका पहला प्रश्न, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा प्रशासित है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय। बताइए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बात कर रहा है, तो ये किस मंत्रालय के अंतर्गत हो जाएगी? बताइए, ए या डी? ये हो जाएगी ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु शुरू किया गया था। और आपको ज्ञात हो कि ये पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना जो 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के रूप में पुनर्गठित किया गया था। ठीक है, इंदिरा आवास योजना को पुनर्गठित किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मंत्रालय जो है गृह मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी। उद्देश्य क्या है इसका? मार्च 2022 के अंत तक सभी ग्रामीण परिवार जो बेघर हैं या कच्चे या जीर्ण शीर्ण घरों में रह रहे हैं को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का घर या पक्का मकान उपलब्ध कराना। गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन जीवन व्यतीत कर रहे ग्रामीण परिवारों को आवासीय इकाइयों के निर्माण और मौजूदा अनुपयोगी कच्चे मकानों के उन्नयन में पूर्ण अनुदान के रूप में सहायता प्रदान करना। लाभार्थी कौन है इसका? इसका लाभार्थी है अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग, मुक्त, बंधुआ मजदूर और गैर एससी एसटी वर्ग भी, विधवा महिलाएं भी, रक्षा कर्मियों के परिजन, पूर्व सैनिक तथा अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त सदस्य, विकलांग व्यक्ति और अल्पसंख्यक व्यक्ति भी। दूसरा प्रश्न है, कर प्रशासन रिपोर्ट 2022 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई थी? कर प्रशासन रिपोर्ट, ये इसका 10वां संस्करण है 2022 में जो रिपोर्ट आई, और ये आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की रिपोर्ट है। डी है इसका आंसर। देखिए, कर प्रशासन रिपोर्ट, यह रिपोर्ट आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की कर प्रशासन श्रृंखला का 10वां संस्करण है। यह 58 उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में कर प्रशासन में वैश्विक रुझानों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलनात्मक डेटा प्रदान करता है या करती है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक के समय महाबलीपुरम में रथ निर्माण का कार्य हुआ? इसका उत्तर है राजा नरसिंह वर्मन, ऑप्शन नंबर ए। जितनी भी टेस्ट सीरीज इस चैनल पर चल रही हैं, फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके। देखिए, राजा नरसिंह वर्मन के समय महाबलीपुरम में रथ निर्माण का शुभारंभ हुआ। रथ मंदिर मूर्तिकला का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जिनमें द्रौपदी रथ, नकुल सहदेव रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, गणेश रथ, पिंडारी रथ और बलयम कुट्टे प्रमुख हैं। और इन 8 मंदिरों में जो द्रौपदी रथ है वो 1 मंजिला और छोटा है। शेष 7 रथों को सप्त पैगोडा कहा गया है। ठीक है, तो महाबलीपुरम के रथ मंदिर नरसिंह वर्मन, और प्रथम भी अगर लग जाए तब भी सही है। नंबर 4 पर आ जाइए। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है इन 4 में से? इस योजना के लिए धन राज्य सरकारों के साथ साझा किया जाता है। लक्षित लाभार्थी की पहचान सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना द्वारा की जाती है। प्रति परिवार 10 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान की जाती है। स्वास्थ्य सेवाओं तक कैशलेस और पेपरलेस पहुंच। देखिए, चारों के मतलब 4 में से 3 सही हैं। प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि है, ना कि 10 लाख रुपए। तो गलत है सी वाला स्टेटमेंट, और यही अपना आंसर होगा क्योंकि इनकरेक्ट अपने को ढूंढना है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है जो पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इसे फरवरी 2018 में लॉन्च किया गया था। यह द्वितीयक देखभाल के साथ साथ तृतीयक देखभाल के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि, ना कि 10 लाख, याद रखिएगा।
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थियों को सेवा हेतु यानी अस्पताल में कैशलेस और पेपरलेस सेवाओं तक पहुंच प्रदान की जाती है। स्वास्थ्य लाभ पैकेज में सर्जरी, दवा, दैनिक उपचार, दवाओं की लागत और निदान शामिल है। इस योजना का वित्त पोषण साझा रूप में किया जाता है। कैसे कैसे किया जाता है? देखिए, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मामलों में केंद्र और विधायिका के बीच 60-40 का, यानी 60 सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में 60% वित्त केंद्र सरकार देगी, बाकी 40% ये खुद करेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों के जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, पूर्वोत्तर राज्यों मतलब नॉर्थ ईस्ट के सारे जो 7 हैं वो, उसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इनमें क्या है 90% केंद्र सरकार करेगी, 10% इनको खुद ही करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जिनमें विधायिका है ही नहीं, तो उनमें पूरी तरह से 100% केंद्र सरकार करेगी वित्त पोषण। 5वां प्रश्न है, हाल ही में किस बंदरगाह को लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल के तहत विकसित किया गया है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, तूतीकोरिन पोर्ट, मुर्मुगांव पोर्ट, बधावन पोर्ट। इसका आंसर है बधावन पोर्ट, बधावन बंदरगाह, सी। बधावन बंदरगाह को लैंड लॉर्ड मॉडल के तहत विकसित किया गया है। लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल में बंदरगाह प्राधिकरण का एक नियामक निकाय तथा जमीन के मुखिया के रूप में कार्य करता है, जबकि निजी कंपनियां बंदरगाह के संचालन का काम करती हैं। नंबर 6 पर आ जाइए, पॉलिटी का प्रश्न है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा के सभापति का प्रावधान किया गया है? राज्यसभा का एक सभापति होगा, यानी भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 में है ये। 64, 66 और 68 में क्या है फिर? देखिए, अनुच्छेद 89 में, 89 है अभी, वो क्या बोल दिया, 89, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अनुच्छेद 89 में सभापति यानी भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के उपसभापति का प्रावधान है। अनुच्छेद 64 जो ऑप्शन नंबर ए में था, इसके तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा तथा लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा। अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 68 के अनुसार कार्यालय की समाप्ति के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए चुनाव निवर्तमान उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले पूरा किया जाना आवश्यक है। ठीक है, तो इन संविधान के इन अनुच्छेदों में ये बातें लिखी हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। हाल ही में समाचारों में रहा दोहरे कुबड़ वाले ऊंट की संरक्षण स्थिति क्या है IUCN में? एक्सटेंट मतलब ये विलुप्त हो चुका है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड यानी गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, वुल्नरेबल है यानी सुवेद है, और इंडेंजर्ड यानी संकटग्रस्त है। भारत के लद्दाख की नुब्रा वैली में भारतीय सेना इसके ऊपर बैठकर इंडो चाइना बॉर्डर पर गश्ती करती है, और ये है गंभीर रूप से संकटग्रस्त, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। मध्य एशिया में ये पाया जाता है, जैसे कि चीन में, मंगोलिया में भी। देखिए देखिए, दोहरे कुबड़ वाले ऊंट या इसको बोलते हैं बैक्ट्रियन ऊंट, इसकी पीठ पर 2 कुबड़ होते हैं जहां ये वसा यानी फैट जमा करते हैं। ये मध्य एशिया के कठोर और शुष्क क्षेत्रों के मूल निवासी हैं। दोहरे कुबड़ वाले ऊंट ये मध्य एशिया में अफगानिस्तान से लेकर चीन तक, मुख्य रूप से मंगोलियाई मैदानों और गोबी रेगिस्तान तक निवास करते हैं। बैक्ट्रियन ऊंटों की एक छोटी आबादी भारत के लद्दाख क्षेत्र की नुब्रा घाटी में मौजूद है, और IUCN की रेड लिस्ट में ये गंभीर रूप से लुप्तप्राय यानी संकटग्रस्त है, यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस देश में जेनिन शरणार्थी शिविर स्थित है, जो वर्ष 1948 के अरब इजरायली युद्ध के दौरान विस्थापित शरणार्थियों को समायोजित करने हेतु बनाया गया था? लेबनान में, इसराइल में, इराक में, फिलिस्तीन में? कहाँ पर है, ए या बी? फिलिस्तीन।
देखिए, जेनिन शरणार्थी शिविर एक फ़िलिस्तीनी शरणार्थी शिविर है जो उत्तरी वेस्ट बैंक, विशेष रूप से जेनिन शहर में स्थित है। वर्ष 1953 में स्थापित यह शिविर वर्ष 1948 के अरब इजरायली युद्ध, जिसे नकवा के नाम से भी जाना जाता है, के दौरान विस्थापित हुए फ़िलिस्तीनी शरणार्थियों को समायोजित करने हेतु बनाया गया था। कायिक आनुवंशिक वेरिएंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए, ये डीएनए अनुक्रम में परिवर्तन है। कायिक आनुवंशिक वेरिएंट जो गर्भधारण के बाद शरीर की कोशिकाओं में होते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान त्रुटियां होने से यह हो सकते हैं। ये जीनोम में कहाँ होते हैं और कौन से जीन इनसे प्रभावित होते हैं, इसके आधार पर उनके अलग अलग प्रभाव हो सकते हैं। उनमें कुछ कैंसर सहित अन्य बीमारियों के विकास का कारण बन सकते हैं। कायिक आनुवंशिक वेरिएंट के संदर्भ में ये सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। डी है इसका आंसर। ये क्वेश्चन है करंट से रिलेट करता हुआ टेक्नोलॉजी का। देखिए, कायिक आनुवंशिक वेरिएंट यानी सोमैटिक जेनेटिक वेरिएंट्स। कायिक आनुवंशिक वेरिएंट को कायिक उत्परिवर्तन के नाम के रूप में भी जाना जाता है। इसका आशय विशेष रूप से किसी व्यक्ति के शरीर की कोशिकाओं के भीतर डीएनए अनुक्रम में परिवर्तन से है। डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान त्रुटियां होने से ये हो सकते हैं। दैहिक उत्परिवर्तन के अलग अलग प्रभाव हो सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे जीनोम में कहाँ होते हैं और उनसे कौन से जीन प्रभावित होते हैं। उनमें से कुछ कैंसर सहित अन्य बीमारियों के विकास का कारण बन सकते हैं। क्वासर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या होता है क्वासर? ये तारे जैसे रेडियो स्रोत हैं जिनकी रेड शिफ्ट बहुत कम होती है। ये फीके धुंधले आभामंडल हैं जो कुछ नीले तारों को घेरे हुए हैं। ये आकाश गंगाओं के समूह हैं जिनकी पहचान समान दूरी पर की गई है। या ये अत्यधिक चमकदार सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक हैं जो सुपरमैसिव ब्लैक होल द्वारा संचालित होते हैं। क्वासर क्या है? क्वासर क्वासर है अत्यधिक चमकदार सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक जो सुपरमैसिव ब्लैक होल द्वारा संचालित होते हैं। सी है इसका आंसर। यूपीएससी सिविल सेवा करती है इस तरह के प्रश्नों को। देखिए, क्वासर अविश्वसनीय रूप से चमकीली वस्तुएं हैं जिन्होंने अध्ययन की अवधि में घड़ी के रूप में कार्य किया। वे अत्यधिक विशाल ब्लैक होल हैं जो आकाशगंगाओं के केंद्र में स्थित हैं और सूर्य से लाखों करोड़ों गुना विशाल हैं। ये ब्लैक होल मजबूत गुरुत्वाकर्षण बलों के माध्यम से पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जबकि वे पदार्थ की एक चमकदार डिस्क से घिरे होने के साथ शक्तिशाली विकिरण और उच्च ऊर्जा कण यानी जेट विकिरण उत्सर्जित करते हैं। तो याद रखिएगा मोटा मोटा क्या हो सकता है क्वासर। सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक है, सुपरमैसिव ब्लैक होल द्वारा संचालित होता है। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कोई एक स्टेटमेंट गलत है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। वे चंपारण सत्याग्रह 1917 के दौरान महात्मा गांधी के साथ जुड़े। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में शामिल हुए। वर्ष 1911 में कलकत्ता में आयोजित अपने वार्षिक सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। वर्ष 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया उनको। कौन सा गलत है? सारी की सारी लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट, और यहाँ तो एक स्टेटमेंट एक प्रश्न में डाल दें। ये अलग से प्रश्न है, ये अलग से प्रश्न है, ये अलग से प्रश्न है देखा जाए तो। देखिए, चंपारण सत्याग्रह 1917 के दौरान गांधी जी के साथ जुड़े। करेक्ट है स्टेटमेंट। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री थोड़ी थे। गलत है दूसरा स्टेटमेंट। बाकी 1962 में भारत रत्न से सम्मानित। वर्ष 1911 के कलकत्ता में आयोजित वार्षिक अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। गलत कौन सा? दूसरा। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार में चंपारण सत्याग्रह यानी 1917 के दौरान महात्मा गांधी के साथ जुड़े। राजेंद्र प्रसाद 1918 के रोलेट एक्ट और 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कड़ी प्रतिक्रिया उन्होंने व्यक्त की। प्रसाद ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन के तहत बिहार में असहयोग का आह्वान किया। उन्होंने वर्ष 1930 में बिहार में नमक सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण उन्हें कारावास यानी जेल भी जाना पड़ा।
और वह आधिकारिक तौर पर वर्ष 1911 में कलकत्ता में आयोजित अपने वार्षिक सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और वर्ष 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री के रूप में शामिल हुए, न कि स्वास्थ्य मंत्री। एक नारा भी उन्होंने दिया, अधिक अन्न उगाओ। और क्या क्या, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्होंने कई किताबें लिखी, सत्याग्रह एट चंपारण, इंडिया डिवाइडेड तथा उनकी आत्मकथा। 12वां प्रश्न पॉलिटी का प्रश्न है। वनों को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? भारतीय संविधान की किस सूची किस अनुसूची तो कौन सी है इनमें? 8वीं अनुसूची तो भाषाओं से संबंधित है, 7वीं अनुसूची है इसका आंसर। उसमें भी 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, उसमें भी है ये संवर्ती सूची का विषय। देखिए, वनों को भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की संवर्ती सूची में शामिल किया गया है। ठीक है। देखिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से वनों और वन्यजीवों एवं पक्षियों के संरक्षण के विषय को राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। संविधान के अनुच्छेद 51A(G) यानी ये है मौलिक कर्तव्य। इसमें कहा गया है कि वनों एवं वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 48A में कहा गया है कि राज्य पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन और देश के वनों एवं वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। तो यह है DPSP यानी राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत, और यह है मौलिक कर्तव्य। कौन सा प्रश्न है? 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कृषि के स्रोत के आधार पर उद्योग नहीं है? कृषि के स्रोत के आधार पर उद्योग कौन सा नहीं है इसमें? वनस्पति तेल है, चीनी उद्योग है, पटसन उद्योग है, रेसिन नहीं है, रेसिन। देखिए, कच्चे माल के स्रोत के आधार पर उद्योगों की बात करें तो कृषि आधारित उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, चीनी, वनस्पति तेल। खनिजों पर आधारित उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, सीमेंट उद्योग। वनों पर आधारित उद्योग, कागज निर्माण, लाख, रेसिन आदि उद्योग। तो डी करेक्ट है। ठीक है, कृषि आधारित नहीं, वन पर आधारित उद्योग होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 पर जी, हाल ही में रहा खबरों में क्या? माउंट मेरापी ज्वालामुखी पर्वत किस देश में स्थित है? जापान, इंडोनेशिया, चीन, फिलीपींस। इसका आंसर है इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सी। पहले भी हमने चर्चा की है इस पर। देखिए, माउंट मेरापी जो है इंडोनेशिया के जावा द्वीप के केंद्र के पास एक ज्वालामुखी पर्वत शिखर है। मेरापी का नाम प्राचीन मिगनाग काबाऊ बोली से लिया गया है, जिसका अर्थ है आग का पर्वत। ऐसा लगता है कि यह जटिल ज्वालामुखी हजारों वर्षों से अत्यधिक सक्रिय है, यानी एक एक्टिव वोल्केनो है। इसकी ऊंचाई है 9,551 फीट और इसके निचले किनारों पर घनी वनस्पति के साथ खड़ी ढलानें हैं। मेरापी इंडोनेशिया में 120 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी IFC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन, दूसरा कथन, कौन सा इसमें सही होगा? IFC यानी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 1956 में वाशिंगटन DC में मुख्यालय के रूप में की गई थी। 1956 में वाशिंगटन DC में मुख्यालय के रूप में की गई। और विश्व बैंक समूह का अध्यक्ष IFC का भी अध्यक्ष होता है। बिल्कुल होता है, उसी का तो है ये। करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी IFC, इसकी स्थापना 1956 में वाशिंगटन DC में मुख्यालय के रूप में की गई। पहला सही है। यह विश्व बैंक समूह का सदस्य है। उद्देश्य क्या है इसका? IFC का विकासशील देशों में निजी क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करके आर्थिक विकास को आगे बढ़ाना और लोगों के जीवन में सुधार लाना। विश्व बैंक समूह का अध्यक्ष जो होता है वो IFC का भी अध्यक्ष होता है, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट भी सही है।
देखिए 15 प्रश्न थे ये, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। धन्यवाद, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा।